डॉक्टर चंचल गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। सब्जेक्ट हिस्ट्री, क्लास बीए सेकेंड ईयर, पेपर सेकेंड, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। आप लोगों का विषय चल रहा है बरड़ का किसान आंदोलन। बरड़ बूंदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस किसान आंदोलन के अंतर्गत यह जो किसान आंदोलन था, यह किसान आंदोलन बूंदी राज्य सरकार के विरुद्ध था, उसकी विभिन्न बेगारों के विरुद्ध और उनके विभिन्न भ्रष्टाचारी राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध, क्योंकि राज्य कर्मचारी सरकार द्वारा दी गई रियायतों को किसानों तक नहीं आने देते थे और अपनी तरह से मनमाने कर और बेगार जनता से ले रहे थे। आंदोलन का द्वितीय चरण जो शुरू हुआ वो 1936 ईस्वी में शुरू हुआ। 1926-27 ईस्वी में बरड़ का प्रथम चरण समाप्त हुआ और 1936 ईस्वी में द्वितीय चरण शुरू हुआ। 10 वर्ष बाद जब 1936 ईस्वी में किसान आंदोलन पुनः शुरू हुआ, इसका कारण था बरड़ क्षेत्र में जहां अधिकांश जनता गुर्जर थी, वो लोग अनेक करों और राज्य अधिकारियों द्वारा सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप से परेशान थे। वो ये चाहते थे कि उनकी सामाजिक प्रथाओं के मध्य किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप ना हो। और ये आंदोलन जो शुरू हुआ उसका मुख्य कारण क्या रहा? 1936 ईस्वी में मृत्यु भोज को नुक्ता भी कहा जाता है, मृत्यु भोज पर कानून बनाकर उस पर रोक लगा दी और जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन करते हुए मृत्यु भोज का आयोजन किया, उन्हें नुक्ता कानून के अंतर्गत दंडित किया गया। इससे किसानों में रोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने परिणामों की परवाह किए बिना कानून का उल्लंघन करने का निश्चय किया। दूसरा कारण था कि जो गुर्जर लोग थे वे अधिकांशतः चरवाहे थे और सरकार ने एक तो सरकार की जो नीति थी वो चारागाहों को समाप्त करके कृषि भूमि बढ़ाने की थी, जिससे कि उसे कर प्राप्त होता जाए, और साथ ही दूसरा उसने पशुगणना प्रारंभ कर दिया, तो जिससे कि जिसके पास जितने पशु थे उस आधार पर उसने कर लेना शुरू कर दिया। चारागाह भूमि समाप्त हुई तो चारागाह भूमि के समाप्त होने के कारण उनके पशुओं के समक्ष उन्हें चारागाह या चारा की प्राप्ति की समस्या उत्पन्न हो रही थी। और इधर पशुगणना जब शुरू हुई तो पशुगणना यानी कि पशु चराई कर जो था वो शुरू हो गया। तो इसीलिए ये जो कर लगातार लगाए जा रहे थे, यानी कि ऊंची राजस्व दर और विभिन्न लागतों या करों के कारण किसानों ने दोबारा बरड़ आंदोलन शुरू किया। 5 अक्टूबर 1936 को हिंडौली के हुंडेश्वर महादेव के मंदिर में गुर्जरों, मीणाओं और अन्य लोगों की एक सभा हुई, जिसमें 90 गांव के लगभग 500 गांव के लोगों ने भाग लिया। एक मांग पत्र तैयार किया गया। सभी गांव के पटेलों ने इस मांग पत्र पर हस्ताक्षर कर इसे तहसीलदार को भेजा। इस मांग पत्र में लागतों को कम करने, कुछ करों को कम करने, नाता लाग यानी विधवा विवाह पर कर था उसे समाप्त करने, मृत्यु भोज को चालू रखने, पशु चराई कम करने और दहेज का सामान जो राज्य के बाहर से मंगाया जाता है उस पर कर समाप्त करने आदि की मांग रखी। मांग पत्र जैसे ही बूंदी राज्य के दीवान को प्राप्त हुआ तो उसने 10 अक्टूबर 1936 ईस्वी को राजस्व एवं वन अधिकारी को आदेश दिया कि वह किसानों की मांगों की जांच करे और गांव वालों को स्पष्ट कर दे कि उनकी मांगें यदि न्यायोचित हुई तो उन मांगों पर विचार किया जाएगा। इसी समय लेकिन बूंदी सरकार ने एक बूंदी फौजदारी अधिनियम, संशोधन अधिनियम था 1936 में पारित कर दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति राज्य विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है या किसी ऐसे आंदोलन में भाग लेता है जो राज्य विरोधी है, जो राज्य की शांति और व्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं, तो उस व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की जेल या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। 7 नवंबर 1936 को बूंदी के दीवान ने एक जांच आयोग गठित किया, क्योंकि किसान दीवान द्वारा दिए गए आश्वासन से संतुष्ट नहीं थे। इस आयोग में कौंसिल के विधि, राजस्व और गृह सदस्यों को रखा गया। आयोग ने किसानों की शिकायतों की जांच करने को करना शुरू किया, लेकिन दीवान के दबाव में आकर या अपनी ही स्वतः प्रेरणा से उन्होंने किसानों के प्रति उपेक्षित रवैया रखा। इसके 3 वर्ष बाद ही गुर्जर किसान आंदोलन शुरू हो गया। 3 सितंबर 1939 ईस्वी को लाखेरी में तोरों की बावड़ी नामक स्थान पर 40 गांवों के लगभग 150 गुर्जर एकत्रित हुए। इसमें कुछ राज्य के कर्मचारी जैसे भंवरलाल जमादार, लाखेरी सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारी गोवर्धन चौकीदार, रामनिवास तंबोली ने भी भाग लिया।
आंदोलनकारी गुजरों को मुख्य शिकायतें थी वो थी राज्य के बाहर बकरियों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध और कुछ करों को लेकर थी। शिकायतों की याचिका तैयार की गई, बूंदी के दीवान को भेजी गई, लेकिन बूंदी सरकार ने शिकायत पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया और इवन जिन लोगों ने उस सभा में भाग लिया था उन राज्य कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया, चेतावनी दी गई। भंवरलाल जमादार को बर्खास्त कर दिया गया, गोवर्धन चौकीदार को चेतावनी दी गई। आंदोलन कुछ समय के लिए धीमा पड़ गया। 5 दिसंबर 1942 को बूंदी के दीवान A.W. रॉबर्टसन ने पशु चराई का कर बढ़ाने का प्रस्ताव किया। तब किसानों ने पुनः आंदोलन शुरू कर दिया। 5 जनवरी 1943 को 60 गुर्जर किसानों ने बूंदी नरेश को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया कि भेड़ और बकरी पर बढ़ा गया पशु चराई कर समाप्त करने की बात की। उनका कहना था कि बैल, भैंस, ऊंट आदि पर तो पशु चराई कर लगाई है और उसे वे अदा करने में असमर्थ हैं, इसे समाप्त किया जाए और वनों से भी बिना कोई कर दिए लकड़ी लाने की अनुमति उन्हें दी जाए। 10 जनवरी 1943 को 100 किसानों ने हिंडौली के गणेश चौक में एक सभा आयोजित की और नए चारागाह या पशु चराई कर का विरोध किया। 17 जनवरी 1943 को लगभग 150 किसानों ने चतरगंज के निकट गंगरवाल जी की झूंगी में एक बैठक की और चराई कर का इसमें भी विरोध किया। इसे न देने का निर्णय लिया गया और इस तरह से लगातार बैठकें किसानों की होती रहीं। 12 जनवरी 1943 ईस्वी को राज्य के राजस्व आयुक्त रामदत्त ने सभी तहसीलदारों को आदेश दिया कि अपनी अपनी तहसील सलाहकार समिति में नए चारागाह कर के बारे में सलाह करके सूचित करें। 31 जनवरी 1943 को कपारन की तहसील सलाहकार समिति की बैठक हुई और उसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ कि यदि भेड़, बकरी, बैलों की पशु चराई पर नया कर लगाया गया तो न केवल पशुओं की संख्या कम हो जाएगी बल्कि राज्य में दूध, घी आदि के भाव अत्यधिक बढ़ जाएंगे, अतः कर लगाना उचित नहीं है। बूंदी के दीवान ने इन सब के बावजूद 11 अक्टूबर 1943 को यह आदेश प्रसारित किया कि राज्य के भैंसियों की चराई का शुल्क 8 आना प्रति भैंस होगा, यानी कि उसने चराई कर लगा दिया। यदि किसी किसान के पास 2 भैंस हैं तो 40 बीघा बारानी भूमि और 12 बीघा पीवल भूमि पर खेती करते हैं तो उन्हें इस कर में रियायत दी जाएगी। 1 वर्ष से कम उम्र के भैंस के बच्चों पर पशु चराई कर नहीं लगाया गया, लेकिन इस आदेश से गुर्जर किसान संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें यह शिकायत थी कि उन्हें वन की लकड़ी के लिए भी शुल्क नहीं देना, उनसे शस्त्र कर, मंडी कर, बिक्री कर आदि भी वसूल किए जाते हैं, लेकिन बूंदी सरकार ने गुर्जर किसानों की मांगों की परवाह नहीं की और उनकी शिकायतों पर ध्यान देने की बजाय 10% युद्ध ऋण वसूल किया। इससे किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और जनवरी 1945 में पुनः आंदोलन शुरू हो गया। 15 जनवरी 1945 को 14 गांवों के लगभग 17 किसानों ने गढ़ना नामक स्थान पर बैठक की, मांग पत्र बूंदी के दीवान के पास भेजने का निर्णय लिया। इस संदर्भ में ये लोग माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, उनसे मिले, उनसे अपनी शिकायतों का निवारण करने के लिए आग्रह किया। माणिक्यलाल वर्मा ने बूंदी के दीवान से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि बूंदी सरकार किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने राज्य में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देना चाहती थी। वर्मा जी की सलाह पर बरड़ और कुंज के पंचों ने 15 फरवरी 1945 को अपना प्रतिवेदन बूंदी के दीवान के पास भेजा और किसानों ने अपनी मांगों का उल्लेख किया। बूंदी सरकार ने गढ़ला के गुर्जरों को शांत करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को भेजा, कोई परिणाम नहीं निकला। 22 फरवरी 1945 को बूंदी सरकार ने बिना अनुमति किसी भी प्रकार की बैठक अथवा सभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन फिर भी सभाएं और बैठकें होती रहीं और सरकार के द्वारा उन पर लाठीचार्ज या आक्रामक कार्रवाई होती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। 24 फरवरी 1945 को दीवान, बूंदी का दीवान और राजस्व मंत्री और पुलिस महानिरीक्षक गुर्जरों को समझाने गढ़ला गांव गए। उन्हें आता हुआ देखकर गुर्जर किसानों की ओर चले गए। उन्होंने मिलने की कोशिश की, लेकिन बिना मिले ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। राजस्व मंत्री ठाकुर महिपाल सिंह ने मार्च 1945 ईस्वी में ये बताया कि गुर्जरों को बताया कि युद्ध ऋण जो है वो स्वैच्छिक है, वह अनिवार्य नहीं है। राजस्व मंत्री का गुर्जरों पर व्यक्तिगत प्रभाव था और इसीलिए गुर्जरों को शांत करने में उसे सफलता प्राप्त हुई और राजस्व मंत्री के 10 दिवसीय दौरे से गुर्जर आंदोलन, किसान आंदोलन जो था वो समाप्त हो गया।
मोदी सरकार ने राज्य के सभी बंदी व्यक्तियों को व्यक्तिगत जमानत पर रिहा कर दिया और इस तरह से बरड़ किसान आंदोलन जो था वो समाप्त कर दिया गया और उन्हें करों में कुछ सहायता प्राप्त हो गई। बरड़ किसान आंदोलन का महत्व क्या था? बरड़ किसान आंदोलन मुख्य रूप से बेगार, अवांछित लागतों, अन्य करों को लेकर हुआ था। कोई भी योग्य नेतृत्व और एकीकृत संगठन इनके पास नहीं था। पूरी तरह किसानों ने अपनी ओर से यह आंदोलन शुरू किया था। बूंदी में गांव की पंचायतें भी शक्तिशाली नहीं थीं और यही कारण था कि 23-24 वर्ष में यह आंदोलन बार बार उठा, बार बार शांत हुआ। यह उतना उग्र भी नहीं हुआ जितना मेवाड़ का किसान आंदोलन था। शुरुआत बरड़ से हुई, लेकिन धीरे धीरे यह आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। यहाँ जो आंदोलन था वो मूलतः राज्य सरकार के विरुद्ध था, अतः राज्य सरकार के विरुद्ध उन्होंने लगातार आंदोलन किया। लाग बाग और अन्य भारी करों को लेकर उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया और दूसरा चरण जो था वो गुर्जरों द्वारा चारागाह करके विरुद्ध शुरू हुआ था। बूंदी के किसानों पर हालांकि मेवाड़ के किसानों से कम अत्याचार हुए थे, लेकिन बूंदी किसान आंदोलन की मुख्य विशेषता थी कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था। महिलाओं पर अत्याचार भी हुआ, फिर भी वो आगे खड़ी रहीं। जबकि इस समय पर्दा प्रथा थी, लेकिन फिर भी पर्दा प्रथा के होते हुए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन के लिए खड़े होना यह अपने आप में उस समय में अलग था। किसानों ने असहयोग और अहिंसात्मक तरीके से इस आंदोलन का संचालन किया था। राजस्थान सेवा संघ के अलावा कोई भी बाहरी निर्देशन इसे प्राप्त नहीं हुआ और अपने तरीके से ही किसानों ने इस आंदोलन को संचालित किया था। इसीलिए इसे एक सफल आंदोलन कहा जाता है। राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी किसान आंदोलन हुए। बिजौलिया के अलावा भी, जैसे सीकर के जयपुर राज्य के अंतर्गत सीकर ठिकाना आता है और यहाँ के जागीरदार थे कल्याण सिंह ने जब भू राजस्व 1922 में 50% कर दिया और लगान जबरदस्ती वसूला जाने लगा तो वहाँ आंदोलन हुआ। शेखावाटी किसानों ने भी बढ़े हुए लगान के विरुद्ध आंदोलन किया और भरतपुर के ठाकुर देशराज ने शेखावाटी के जाट किसानों को संगठित करके जाट सभा भी गठित की और इस तरह से उन्होंने आंदोलन किया। मारवाड़ में भी जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन हुआ। अलवर में भी बढ़े हुए जब लगान की मात्रा बढ़ाई गई तब वहाँ पर बानसूर और थानागाजी में मुख्यतः आंदोलन हुआ। बीकानेर क्षेत्र के अंतर्गत भी आंदोलन हुआ। इस तरह से किसानों ने जब उन पर अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गए तब उन्होंने सरकार, ठिकानेदारों, इनके विरुद्ध आंदोलनों को जारी रखा। धन्यवाद।